हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका नया बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम अर्जुन पंवार, और अभी आपसे मुलाकात नहीं हुई जिसके कारण से अब मुझे मजबूर होना पड़ रहा है केवल ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। मैं चाह रहा था कि आज शायद स्कूल खुलेगा तो आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहरहाल जो भी है, जैसी भी स्थिति है उसी के साथ लेकर के हमें चलना पड़ेगा। और वैसे तो आपका काफ़ी कोर्स चल चुका होगा जिनके पास पहले रहा है, लेकिन अगर नहीं भी चला हो तो मैं आपको प्रत्येक चैप्टर की एक आउटलाइन देने की कोशिश करता हूँ, जितने भी चैप्टर आपके पास आने वाले हैं इस एनुअल एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपके पास बायोलॉजी में है वो है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इस चैप्टर में आपको जीवों के बारे में पढ़ना है कि भाई जीव है क्या, और उससे पहले जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है। जीव विज्ञान जीवों के अध्ययन का विज्ञान है, और जीव आप जैसे कि जानते होंगे उसमें पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो जीव विज्ञान की अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो वो इस तरीके से होती कि विज्ञान की वह शाखा, जैसे आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा वनस्पति विज्ञान और दूसरी शाखा जंतु विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं। मेरे हर एक शब्द पर आप गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का हम अध्ययन करते हैं वो वनस्पति विज्ञान कहलाती है या बॉटनी कहलाती है, जिसके जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कभी कभी ये वैकल्पिक क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चन कि भाई बॉटनी के जनक कौन है। तो बॉटनी के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तो जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जूलॉजी कहते हैं या जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसके जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, और अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं और जूलॉजी के भी जनक माने जाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। अब आपके पास इस चैप्टर में अगली चीज़ आती है, जीव क्या है और निर्जीव क्या है। कई बार आपको इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए पूछा जाता है कि जीव और निर्जीव के बीच में अंतर क्या है। तो बहुत सारे अंतर हम देखते हैं जो हमें साफ साफ नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सजीवों के प्रमुख लक्षण। तो सजीवों के प्रमुख लक्षण, सजीव वृद्धि करते हैं। ठीक है भाई, सजीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि जीवों में आंतरिक होती है। जीवों के भार व लंबाई में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि वृद्धि निर्जीवों में भी हो। अगर एक रेत का टीला है तो उस पर मिट्टी जमती रहे तो एक समय ऐसा आता है कि वो रेत का टीला भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो वृद्धि कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो वृद्धि नहीं कर रहा। अगर हम वृद्धि के लक्षण की बात करते हैं तो यह सजीवों का भी और निर्जीवों का भी लक्षण हो सकता है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का हो सकता है ये लक्षण। तो इसलिए हम इसे डिफाइंड कैरेक्टर नहीं कहेंगे, यह नॉन डिफाइंड कैरेक्टर है जो कि दोनों में हो सकता है। तो हम वृद्धि के आधार पर बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये केवल और केवल सजीव का लक्षण है। ये लक्षण दोनों में हो सकता है। अगला जो लक्षण है सजीवों का वो है सजीव प्रजनन करते हैं। तो ठीक है भाई, सजीव प्रजनन करते हैं। सभी सजीव अपनी जाति व अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं, जैसे खच्चर, श्रमिक, मधुमक्खी, मानव आदि। तो ये भी डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है, स्पेसिफिक। हम अगर इसको कहते हैं कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा सजीवों का, तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि निर्जीव भी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे माना किसी फैक्ट्री से एक साबुन बन के आया तो एक जैसे साबुन बहुत सारे हो सकते हैं, या कोई ब्लेड बन के आई तो एक जैसी ब्लेडें बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसका मतलब
कि निर्जीव भी अपने जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। एक निर्जीव के जैसे बहुत सारे निर्जीव हो सकते हैं, जिस तरीके से एक सजीव के जैसे एक बहुत सारे वो हो सकते हैं सजीव। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लक्षण है यह भी एक कॉमन कैरेक्टर है, ये कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। अगला जो लक्षण है सजीवों का, सजीव उपापचय क्रिया करते हैं। अब उपापचय क्रिया वह क्रिया है जिससे सजीव अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं, जिसमें पोषण, पाचन, स्वांगीकरण की क्रियाएं होती हैं। ये जो गुण है ये जीवों का स्पष्ट और अभिलाक्षणिक गुण है, यानी स्पेसिफिक गुण है। ये निर्जीवों में नहीं हो सकता। तो पहला ये गुण आया उपापचय। कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है, तो उपापचय अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि ये केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाएगा। निर्जीवों में उपापचय की क्रिया नहीं होती है, उनमें पोषण नहीं होता, पाचन नहीं होता, स्वांगीकरण नहीं होता, तो ये सब क्रियाएं, उत्सर्जन नहीं होता, श्वसन की क्रिया नहीं होती, तो ये सब उपापचय की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सजीवों का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है या अभिलाक्षणिक गुण है, जो कि निर्जीवों का नहीं होता है। अगला जो लक्षण है, सजीवों में उत्तेजना व चेतना पाई जाती है। ये भी स्पेसिफिक गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है, क्योंकि निर्जीवों में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। उत्तेजना यानी कि सेंसेशन नहीं पाया जाता उनमें। यदि आपको आपके शरीर पर थोड़ी सी कहीं पर भी कांटा चुभ गया है तो आपको तुरंत आप उस जगह से अपना हाथ या पैर हटा लेते हैं जहाँ पर कि कांटा चुभा है, और ये होता है आपके शरीर में उपस्थित ज्ञानेंद्रियों की वजह से। अब क्योंकि निर्जीवों में ज्ञानेंद्रियां नहीं होती है, इसलिए उनमें उत्तेजना और चेतना नहीं होती है, सेंसेशन नहीं होता है, सेंसिटिविटी नहीं होती है उनके शरीर में। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यानी अभिलाक्षणिक गुण है। जीवों का निश्चित आकार व आकृति होती है। सजीवों में आपने देखा होगा उनका एक निश्चित आकार और आकृति होती है, जो धीरे धीरे बाद में वृद्धि के द्वारा उसमें परिवर्तन होता रहता है। जीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ये भी अभिलाक्षणिक गुण है, क्योंकि ये सब चीज़ें निर्जीवों में नहीं होती हैं। जीवों में विभिन्नता, अनुकूलता, समन्वय गतियाँ, जीवन संघर्ष आदि की क्रियाएं होती हैं, जबकि ये निर्जीवों में नहीं होती हैं। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सजीव और निर्जीव के जो कुछ कैरेक्टर हैं उनमें भिन्नता हमने यहाँ पर देखी। अगला लक्षण है जीवों का कि जीवों की अंततः मृत्यु होती है। उसका एक निश्चित समय है कि एक समय के पश्चात उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, जबकि निर्जीवों में कोई निश्चित समय नहीं होता है। अगला जो टॉपिक आपके पास है इस चैप्टर के अंतर्गत वो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। हम अपने चारों ओर जितने भी प्रकार के जीवों की विभिन्नताएं देखते हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट, पक्षी और प्राणी हम चारों ओर देखते रहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु और गाय, हाथी जैसे बड़े बड़े विशाल वृक्ष हम देखते हैं। एक सूक्ष्म जीव भी देखते हैं और एक विशाल काय जीव भी देखते हैं। तो इस विशाल विविधता के कारण से आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास लगभग 1.8 मिलियन सजीवों की प्रजातियां हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है नामकरण, नोमेनक्लेचर। आप देख रहे होंगे नोमेनक्लेचर। एक ही जाति के जीवों को अनेक स्थानीय नाम होते हैं जीवों के, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचानना कठिन होता है। इसलिए जीवधारियों को अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है, और ये नाम जो है एक मानक नाम होता है जिसको सारे विश्व में उसी प्रकार से एक ही प्रकार के नाम से जाना जाता है। यानी नोमेनक्लेचर एक ऐसी पद्धति है
जीवों को नाम देने की पद्धति है जिसमें किसी जीव को एक वैज्ञानिक तरीके से नाम दिया जाता है और वो नाम जो है पूरे विश्व भर में मान्य होता है। अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई। पादपों के लिए यह वैज्ञानिक नाम ICBN बनाता है, जबकि जंतुओं के लिए यह वैज्ञानिक नाम ICZN बनाता है। कभी कभी इन दोनों की फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी पौधों के लिए, और ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दो जो पद्धतियाँ ये किसी भी जीव के नाम को रखने की बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। फिर इन संस्थाओं से पूर्व एक सिस्टम जो एक वैज्ञानिक ने दिया जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने बताया कि जब हम किसी भी जीव का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है या जीव वैज्ञानिक नाम है उसको तय करते हैं तो उसमें दो नामों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। और वो दो नाम, पहला उसके उस जीव के वंश का नाम होगा यानी कि जीनस का नाम होगा, और दूसरा उस जीव के जाति का नाम होगा। तो दो नामों से मिलकर के ही किसी जीव का वैज्ञानिक नाम बनेगा, जिसमें से पहला नाम वंश का और दूसरा जाति का होगा। जीव का नाम लैटिन अमेरिका भाषा में लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले और दूसरे, पहले जो शब्द है नाम में पहले आने वाला शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, और दूसरा जो भाग होगा नाम का उसका जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। साथ ही साथ इनको तिरछे अक्षरों में या रेखांकित करके लिखा जाता है, इनके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका के नीचे अंडरलाइन है, और साथ ही साथ इनको वन साइडेड थोड़ा सा इनको झुकाया गया है, तिरछे लिखे गए हैं। कई बार वैज्ञानिक नाम के आगे उस नाम को बनाने वाले किसी वैज्ञानिक का नाम भी आता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका यदि कैरोलस लिनियस ने बनाया है तो मैग्नीफेरा इंडिका लिनियस, ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम हो जाता है। वनस्पति वैज्ञानिक नाम, तो वनस्पतियों के नाम को वनस्पति वैज्ञानिक नाम कहा जाता है और जंतुओं के नाम को जंतु वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। बाद अगला जो टॉपिक आपके पास आता है वो आता है वर्गीकरण का। जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समुदाय और वर्गों में रखने को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण करने को हम एक विज्ञान से जोड़ते हुए, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें वर्गीकरण किया जाता है उसे हम वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आगे आप अब टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, और टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले सिस्टेमा नेचर में कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया था बहुत सारे जीवों का, इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे, कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये यहाँ पे देख लीजिए आप। अब अगला टॉपिक टैक्सॉन। हम उन समूहों को टैक्सॉन कहते हैं जिनके अंतर्गत किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। किसी भी जीव का जिन पदों के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है उन्हें हम टैक्सॉन कहते हैं। और उन टैक्सॉन में के अंतर्गत कुछ संवर्ग आते हैं यानी कि कैटेगरीज आती हैं, जैसे वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ये हो गए संवर्ग यानी कैटेगरीज। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब पदानुक्रमी स्तर यानी टैक्सोनोमिक लेवल क्या क्या है ये यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं,
और थोड़ा सा यहाँ पे आप कैरोलस लिनियस के बारे में भी जानकारी ले लें। 1707 से 1778 तक इनका ये जीवन काल रहा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बॉर्न इन रेसल्ट, स्वीडन, 23 मई 1707 में इनका जन्म हुआ था। आगे हम देखते हैं वर्गीकरण के पद। तो टैक्सोनोमिक हिरार्ची इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखें, हिरार्ची ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो टैक्सोनोमिक कैटेगरी होती है वो होता है किंगडम। किंगडम के अंतर्गत आते हैं फाइलम, फाइलम के अंतर्गत आते हैं, अच्छा फाइलम को हम डिवीजन भी कहते हैं प्लांट्स के परिप्रेक्ष्य में। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो फाइलम की जगह आ जाएगा डिवीजन। किंगडम हो गया, फाइलम में डिवीजन या फाइलम हो गया, फिर क्लास हो गई, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम सबसे बड़ा होता है और यहाँ नीचे चलते हुए आप चाहेंगे तो स्पीसीज सबसे छोटी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्पीसीज सबसे छोटी है, किंगडम सबसे बड़ा। एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास आएंगे, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिलीज आएंगी, फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आएंगे, जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हैं, और इनको याद करना वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि आगे इसी क्रम में जो है आपको बहुत सारे जीवों का वर्गीकरण भी याद रखना होगा। आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। एक मनुष्य का वर्गीकरण देखिए आप किस तरीके से किया गया है। जगत यानी किंगडम, एनिमलिया एनिमल है मनुष्य का। संघ यानी फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। ये हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं। वर्ग यानी क्लास, क्लास क्या है इसकी, मैमेलिया। गण यानी ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेट। कुल यानी फैमिली, होमोनिटी। वंश यानी जीनस, होमो। जाति यानी स्पीसीज, सेपियंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये मनुष्य का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो आप देख रहे होंगे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इसी क्रम में आपको बहुत सारे जीवों का क्लासिफिकेशन लिखना होता है। आगे आने वाली क्लासों में ये आपको प्रत्येक जीव जितने भी आपके पास जिनका अध्ययन करना होता है उन सब का ये लिखना पड़ता है आपको। जगत यानी किंगडम, संघ यानी फाइलम, क्लास यानी वर्ग, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, जाति यानी स्पीसीज। तो इस तरीके से आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो अन्य टॉपिक्स हैं ये आपके पास है नहीं इस बार के कोर्स में, 30% में ये कट चुका है। हर्बेरियम हो गया आपका, जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, संग्रहालय, प्राणी उपवन, कुंजी, चाबी, ये जो टॉपिक्स हैं ये इस बार के कोर्स में कटे हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये आपके लिए काम है, 2 दिन का ये आपके लिए काम है और उम्मीद है आप इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए जल्द से जल्द आपको शेयर कर रहा हूँ। इन 6 के 6 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस चैप्टर की दृष्टि से ये आपको करने होंगे और साथ में ये नोट्स लिखने होंगे आपको अपनी कॉपी में। उम्मीद है आप जल्द से जल्द काम पूरा करके ऑनलाइन मुझे दिखाएंगे व्हाट्सएप करके। ठीक है, थैंक यू।